Subscribers and my dear student, evolution chapter part 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं AI ओपरिन की थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब इसमें हम समझेंगे डार्विनिज्म। एवोल्यूशन में दो थ्योरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक है लैमार्किज्म और एक है डार्विनिज्म। सो डार्विनिज्म रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। सो रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट इन इंग्लैंड। देयर वॉज एन शिप HMS बीगल, पानी का जहाज़ का नाम था HMS बीगल, managed by British government, and his captain was Dr. Henslow. He travelled 21 years throughout the world, and he passed maximum time in USA, गैलापागोस आइलैंड, अकॉर्डिंग टू हिम। तो देखें, HMS बीगल पानी के जहाज़ पर उन्होंने समुद्री यात्राएं 21 साल तक की, और उसके बाद जब वो 21 साल समुद्री यात्रा करने के बाद लौटे तो समुद्र में हर आइलैंड पर जाकर जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। So Robert Charles Darwin wrote a book known as Origin of Species। इस बुक का मेन मोटो यह बताना था कि किस तरीके से इतनी सारी स्पीसीज़ बनी। समुद्र में हम देखते हैं मछली एक तरीके की मछलियों की स्पीसीज़ नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं मछलियों की। तो इतनी सारी मछलियों की स्पीसीज़ कैसे बनी? अगर हम देखें कि बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत सारी स्पीसीज़ में बनती हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ में हैं, तो इतनी सारी स्पीसीज़ कैसे बनी? तो इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक लिखी उसमें मेनली ये 7 पॉइंट थे। देखें, पॉइंट नंबर 1, एनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू इट, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ पावर टू प्रोड्यूस a lot of offspring। Second point, constant number of individual by nature। नेचर किसी को बढ़ने का मौका ज़्यादा नहीं देती। जितनी भी स्पीसीज़ के मेंबर अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो सभी एक दूसरे के ज़रिए फूड चेन प्रोसेस में खा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस जैसे कि हम जान रहे हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल 3 तरीके का होता है। हंगर से लड़ना है, एनिमीज़ से लड़ना है, और क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ना होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी सिचुएशंस सबको फेस करनी होती हैं। इसके बाद 4th पॉइंट उन्होंने बताया एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ यूज़फुल कैरेक्टर फॉर द बेस्ट सर्वाइवल इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई यूज़फुल कैरेक्टर अडॉप्ट करना पड़ता है, इसी प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं, जो हमें टिपिकल कंडीशन में बचाए रखता है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जो स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कर सकता है, नेचर की हार्श कंडीशंस से फाइट कर सकता है और यूज़फुल कैरेक्टर को अडॉप्ट कर सकता है, वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहलाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मींस जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है उसी का नेचर में सर्वाइवल होगा। इसी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी के नाम से भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब
जब हमने स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कर लिया, एडेप्टेशन हमने कर लिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया, तब हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी मींस ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू ऑफस्प्रिंग। तो ये प्रोसेस हज़ारों साल से चलता आता है और एक एनिमल अपने जेनेटिकल कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी के ज़रिए ट्रांसफ़र करता रहता है। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि वेरिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें उन्हीं मेंबर्स में, एक स्पीसीज़ के मेंबर में कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम वेरिएशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल अपनी ही स्पीसीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस वेरिएशन कहलाएगी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके बाद जिसमें वेरिएशन हुआ था वो ही धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में बदल जाएगा, अपनी नई स्पीसीज़ में बदल जाएगा। तो इस तरीके से डार्विन की थ्योरी हमने समझी। डार्विन की थ्योरी में हमने देखा, डार्विन की थ्योरी में ये 7 पॉइंट थे। पहला पॉइंट नंबर 1, एनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय नेचर। थर्ड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट, एडेप्टेशन। फिफ्थ पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सिक्स पॉइंट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और सेवन्थ पॉइंट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो इस तरीके से लास्ट जो टाइटल था वही बुक का टाइटल बना और ये हो गई हमारी थ्योरी डार्विनिज्म। नेक्स्ट थ्योरी अब हम देखेंगे लैमार्किज्म, जो कि जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने दिया था। अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म, लैमार्क wrote a book known as Philosophic Zoologique। इनका मेन एम ये था कि जैसे हम देखें कि सभी रेप्टाइल्स के अंदर हाथ और पैर होते हैं, बट स्नेक डोंट हैव देयर लिम्स। जिराफ के पहले एंसेस्टर छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन जिराफ इतनी लंबी बड़ी गर्दन वाले कैसे हो गए। ह्यूमन की पहले कभी टेल हुआ करती थी, बट प्रेजेंटली टेल बिकेम डिसअपीयर इन ह्यूमन। तो इस लैमार्किज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, उनके आंसर हमें मिलते हैं। जैसे स्नेक के हाथ पैर डिसअपीयर हो गए, ह्यूमन की टेल डिसअपीयर हो गई, और जिराफ लंबी गर्दन वाले कैसे हो गए। लैमार्किज्म में लैमार्क का मेन एक्सपेरिमेंट जो था वो जिराफ पर था। तो देखें, लैमार्किज्म इज़ गिवन बाय जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ही रोट ए बुक फिलॉसफी जूलॉजिक्यू। ही रोट ए बुक फिलॉसफी जूलॉजिक्यू। अकॉर्डिंग टू हिम, he searched how giraffe turned long neck from the short neck ancestor. He found how snake become limbless. Third, how human tail became disappear. तो ये 3 जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं, वो हमें लैमार्किज्म की थ्योरी से मिलती हैं। तो लैमार्किज्म ने फिलॉसफी जूलॉजिक्यू जो बुक लिखी, वो पूरी बुक इन 4 मेन पॉइंट पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म। देखें, सेकंड, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। थर्ड, यूज़ एंड मिस यूजेस ऑफ द ऑर्गन। फोर्थ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जिराफ केवल अफ्रीका में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में जिराफ अफ्रीका के अलावा कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ पर सीवियर ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा, तेज़ गर्मी के कारण वहाँ पर जो जिराफ थे उन्हें पूरे अफ्रीका में माइग्रेट होना पड़ा अब फूड की सर्च में। तो वहाँ पर सीवियर ड्रॉट सिचुएशन में जो जिराफ है वो केवल ग्रीन प्लांट पर ही जिंदा है। अब अगर ग्रीन प्लांट नहीं मिलेंगे तो उन्हें फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होना पड़ा, और बहुत सारे जिराफ जो थे
वो भूख को सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो मारे गए। तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्या हुआ कि सीवियर ड्रॉट पड़ा, तेज़ गर्मी अफ्रीका में पड़ने की वजह से इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जिराफ को अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना पड़ा। सेकंड, टेंडेंसी टू इंक्रीज़ इन साइज़। जैसा कि हम जानते हैं हर एनिमल के अंदर अपनी हाइट को, अपनी बॉडी के शेप साइज़ को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, इसे कहते हैं टेंडेंसी टू इंक्रीज़ इन साइज़। जैसे हम देखते हैं कि जो एनिमल का जो छोटा ऑफस्प्रिंग होता है एडल्ट होने तक उसके बॉडी का शेप साइज़ बढ़ता है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जिन ऑर्गन्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ नहीं करते हैं धीरे धीरे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती चली जाती है और वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन के साथ हुआ। ह्यूमन ने, जब ह्यूमन आदिवासी एबोरिजिनल था हज़ारों साल पहले, तब ह्यूमन 2 हाथ और 2 पैरों की मदद से ज़मीन पर चलता था। लेकिन जब से ह्यूमन ने सीधा खड़े होकर चलना शुरू किया तब से उसकी टेल का यूज़ होना बंद हो गया। तो पहले धीरे धीरे टेल वीक हुई, फिर कम हुई और छोटी हुई और छोटी हुई, उसके बाद टेल गायब हो गई। लेकिन कॉकैक्स टेल बोन हमारे पेल्विक ग्रिडल में है, जो इस बात का सबूत है कि ह्यूमन के कभी टेल हुआ करती थी, लेकिन अब यूज़ ना करने की वजह से टेल डिसअपीयर हो गई। फिर फोर्थ पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर किसी भी स्पीसीज़ के ज़रिए, इंडिविजुअल्स के ज़रिए लिया जाता है उसका इनहेरिटेंस हो जाता है, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो यहीं पर लेमार्क का जो लेमार्किज्म था वो यहाँ पर फेल हो गया। लेमार्क के 3 पॉइंट, पहला पॉइंट डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म, ये एक्सेप्टेड हो गया। टेंडेंसी टू इंक्रीज़ इन साइज़, ये भी एक्सेप्टेड हो गया। यूज़ एंड मिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन, ये भी एक्सेप्टेड हो गया। बट दिस बिकम ऑब्जेक्टेड। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने ये बताया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है उसका इनहेरिटेंस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट पर ऑब्जेक्शन आ गया। अब हम देखें जिराफ टू स्कैटर्ड। पहले पॉइंट का मीनिंग देखें, जिराफ हैड टू स्कैटर्ड इन अफ्रीका इन द सर्च। सेकंड पॉइंट का मीनिंग, एवरी एनिमल चाइल्ड हैज़ ए कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स हाइट एंड वेट अप टू एडल्ट। तीसरे पॉइंट का देखें, जिराफ यूज्ड देयर नेक टू पिक अप द डाउनवर्ड लीव्स ऑफ द ट्री। दे यूज्ड देयर नेक अप टू जनरेशन टू जनरेशन। लगातार उन्होंने अपनी जो नेक थी वो पत्तियों को, जो पेड़ की जो डाउनवर्ड पत्तियां थीं, गर्दन से उचक कर खाने की कोशिश की। एक लगातार उन्होंने प्रयास किया हज़ारों साल तक। फोर्थ पॉइंट, एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र इनटू ऑफस्प्रिंग। तो यहीं पर ऑब्जेक्शन आ गया था फोर्थ पॉइंट पर, एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस नहीं होता। Conclusion, fourth point became objected because acquired character never transfer into offspring। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लेमार्किज्म था वो फोर्थ पॉइंट पर फेल हो गया। इसके तीनों पॉइंट एक्सेप्टेड हो गए। तो यहाँ जो मेन कंक्लूज़न ये था कि कंटिन्यूअस एफर्ट, जिराफ की गर्दन जो लंबी हुई वो कोई 1 साल 2 साल या 10 साल या 50 साल में नहीं हुई। जनरेशन टू जनरेशन जिराफ के एंसेस्टर पेड़ की निचली पत्तियों को अपनी गर्दन से उचक कर लगातार खाते रहे और लगातार प्रयास करते रहने की वजह से हज़ारों साल में उसकी गर्दन लंबी हुई। जैसे कि हम जानते हैं जिराफ की पिछली टांगें जो होती हैं
वो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होती हैं और आगे के जो 2 हाथ होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उसका मेन कारण था कि आगे के 2 हाथों से उन्होंने पेड़ के स्टेम को से सपोर्ट लिया और पिछली टांगों से अपने पूरे बॉडी का वजन लिया और अपनी गर्दन से पेड़ की निचली पत्तियों को उचक उचक कर खाया, जिसकी वजह से कंटिन्यूस एफर्ट करने की वजह से जैसी फीडिंग स्टाइल पेरेंट्स ने अपनाई वैसे ही उनके बच्चों ने अपनाई। तो इस तरीके से धीरे धीरे लगातार प्रयास करते रहने की वजह से उनकी गर्दन लंबी हुई, ना कि ये इस कारण से हुई कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो लैमार्क थे वो 4th पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पे फेल हो गए। अब देखें एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर पूछ लेते हैं। देखें एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को देखा नहीं जा सकता, बट इवोल्यूशन कैन बी प्रूव बाय सम एविडेंसेस। बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। देखें वो एविडेंसेस हैं बाय कनेक्टिंग लिंक, सेकंड बाय वेस्टिजियल ऑर्गन, थर्ड बाय फॉसिल, फोर्थ बाय एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और फिफ्थ बाय होमोलॉजस ऑर्गन एंड नेक्स्ट बाय एनालॉजस ऑर्गन। तो ये हैं हमारे एविडेंसेस जिससे एवोल्यूशन को हम प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 बाय कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक तो देखें द एनिमल हु हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फाइलम इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग। एग्जाम्पल जैसे यूग्लिना, यूग्लिना इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसी तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हमें मिलेंगे। जैसे लाइफ की शुरुआत जब हुई थी तो पाइसेस, एम्फीबिया ये कॉर्डेट हैं। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया। हम देखें यहाँ पर पाइसेस और एम्फीबिया का कनेक्टिंग लिंक हमें टैडपोल मिलता है, क्योंकि टैडपोल में पाइसेस और एम्फीबिया दोनों के कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से एम्फीबिया और रेप्टिलिया इन दोनों का हमें कनेक्टिंग लिंक मिलता है देखने में जो सिमिलर कैरेक्टर है। जैसे टॉर्टोइस, कछुआ, जो टॉर्टोइस है वो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है। क्रोकोडाइल ज़मीन पानी दोनों में रह सकता है। इसी तरीके से हम देखें रेप्टाइल और एविस का कनेक्टिंग लिंक हमें मिला आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि एक फॉसिल है डायनासोर्स के समय का, जो कि हमें जर्मनी में खुदाई के ज़रिए मिला था। इसके बाद हम देखें एविस और मेमेलिया का कनेक्टिंग लिंक हमें मिलता है। जैसे डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस एक अकेला ऐसा एनिमल है जो मैमल है और उसके साथ साथ वो मेमरी ग्लैंड है और अंडे देता है, जबकि मैमल्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मैमल है जो एग लेइंग है, जो अंडे देता है और अंडों से हैच होने के बाद जो इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो इसके मेमरी ग्लैंड से मिल्क सक करते हैं। So it means it has both phylum characteristics, both Avis and Mammalia. That's why duckbill platypus is known as connecting link. Connecting link. Viruses is the connecting link between living and non-living. तो देखें वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग का। जैसे लिविंग कैरेक्टर वायरस के होते हैं, इट कंटेन इट्स ओन DNA। हर वायरस के अंदर अपना DNA होता है। सेकंड, इट परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे जब ये एक्टिव स्टेज में आता है तो इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये तो होगा इसके लिविंग कैरेक्टर। अब इसके बाद देखें नॉन लिविंग कैरेक्टर। इट रिमेन्स इनएक्टिव इन द नेचर। ये जो वायरसेस होते हैं ये नेचर में बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव रहते हैं, अप टू थाउजेंड्स ऑफ द ईयर। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ इन्फेक्शन फैलाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है पूरे वर्ल्ड में और ये बहुत तेज़ी के साथ अपनी एक्टिव स्टेज में है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं रोज़ाना कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से इट कैन बी
कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल। जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम क्रिस्टल बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में वायरसेस को क्रिस्टल में बदल सकते हैं, और ये क्रिस्टल सबसे पहले स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने बनाए थे। तो हम देख रहे हैं ये कैरेक्टर एक तरीके से नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कैरेक्टर। सो वायरसेस हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ, सो वायरसेस आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद हम देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। हम देखते हैं हमारे सामने बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो नॉट फंक्शनल हैं, लेकिन पहले कभी वो बॉडी में फंक्शनल थे। सो दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। द ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल इन आवर बॉडी आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन में बहुत सारे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारी बॉडी हेयर। ह्यूमन में पहले कभी बॉडी हेयर पूरे होते थे, पूरे शरीर पर ढके होते थे, लेकिन कपड़े पहनने की वजह से अब बॉडी हेयर नहीं है, कुछ ही हिस्सों पर हैं। व्हेन अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू wear the skin clothes, body hair became disappear. Molar teeth, these are wisdom teeth and they appear in the age of 35 and 40 years. तो 35 साल से पहले विजडम टीथ नहीं आते हैं, लेकिन डीएनए ने अपना कैरेक्टर बनाए हुए हैं, इसीलिए हमारे 35 से 40 की एज में विजडम टीथ आते हैं। प्लीका सेमिन्यूरिस, प्लीका सेमिन्यूरिस को हम निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन एंड इट इज़ नॉट फंक्शनल इन ह्यूमन। हम देखते हैं कि ये जो है, देखें ये हमारी जो आँख होती है, आँख के पास में पिंक कलर की एक छोटी सी श्रिंकेज मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो कि ह्यूमन के अंदर फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये फिश के अंदर, स्नेक्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर फंक्शनल होती है, क्योंकि ये सभी कोऑर्डिनेट हैं और ये लगातार इस निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, तो हमारी आँख के अंदर ये श्रिंक होकर एक कोने में रह गई है। प्लीका सेमिन्यूरिस। वाई वी आर नॉट यूजिंग? बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग our hand are reachable, that's why we are not using the plica seminuris. Vermiform appendix, vermiform appendix, it is not functional in human, but it is functional in cattle for the digestion of cellulose. ह्यूमन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, अगर हम इसको कट करके निकाल दें तो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सो इट इज़ नोन एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बाद हम देखें कोकाइजियल टेल बोन। ये टेल बोन है कोकाइजियल टेल बोन। इट इज़ प्रेजेंट इन पेल्विक पार्ट इन ह्यूमन, बट ह्यूमन डिडंट यूज़ दिस टेल फॉर लॉन्ग टाइम, थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, सो इट बिकेम डिसअपियर, स्लोली डिसअपियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ईयर पिन्ना मसल्स। देखें हमारा जो ईयर पिन्ना है, इसके पीछे यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, क्योंकि हम जो हैं हमारे बिकॉज ऑफ आवर हैंड आर रीचेबल टू आवर ईयर, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग द ईयर पिन्ना मसल्स, बट कैटल्स आर यूजिंग द ईयर पिन्ना मसल्स बिकॉज ऑफ देयर हैंड आर नॉट रीचेबल, लाइक एज ए बुफेलो, काओ, रैबिट, रैट, ये सभी अपने कान के ईयर पिन्ना को हिला सकते हैं। तो देखें यहाँ पर दीज आर नॉट फंक्शनल ear pinna muscles, these are not functional in human because the human hands are reachable, but it is functional in cattle and carnivore animals। तो ये ईयर पिन्ना मसल्स हो गए। इसके बाद हम देखें यहाँ पर बाय फॉसिल। नेक्स्ट हमें जो प्रूफ मिला वो मिला आर्कियोप्टेरिक्स। जर्मनी में खुदाई करते समय एक हमें डायनासोर्स के समय का एक फॉसिल मिला, जुरासिक पीरियड के समय का फॉसिल मिला, जिसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड के दोनों के कैरेक्टर थे। इसे हमने आर्कियोप्टेरिक्स कहा। इसमें बर्ड कैरेक्टर जो है हम देख रहे हैं उसकी लंबी चोंच है, और रेप्टाइल कैरेक्टर कर्व्ड टीथ हैं। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर बर्ड और रेप्टाइल दोनों के कैरेक्टर हैं, जो ये प्रूफ करता है कि रेप्टाइल से ही बर्ड इवॉल्व हुई। The remaining part of earlier animal body which is obtained by digging is called fossil.
A fossil obtained in Germany, it belongs to the Jurassic period, which proved that the birds are evolved by reptile. It is also known as the connecting link between bird and reptile because it contains both characteristics. Long beak is a character of bird and curved teeth is a character of reptile. इसके बाद हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. एम्ब्रियो क्या है? द स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नॉट टेकन बर्थ एंड completes the gestation period is called embryo. तो एम्ब्रियो जो है हम देखें वॉन वेयर ने एक्सप्लेन किया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. इट मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स repeats the ancestral development. It means every organism during its embryonic period repeats its ancestral period. इसका मतलब ये ancestral development, इसका मतलब ये है कि हर organism अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने सभी पुराने एंसेस्टर्स जितने भी एवोल्यूशन प्रोसेस में हैं सबको रिपीट करता है. इसी को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि कॉर्डेट जो हैं सबसे पहले उसमें पाइसिस आई. फिश से बने एम्फीबिया और एम्फीबिया से बने रेप्टाइल और रेप्टाइल से बने एविस और एविस से बने मैमल्स. तो इनमें सारे एम्ब्रियोज़ को इकट्ठा किया गया. जैसे एम्ब्रियोज़ हमने फ़िश का लिया, हमने फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया, रेप्टाइल में स्नेक का एम्ब्रियो लिया, एविस में हमने एम्ब्रियो लिया बर्ड का और मैमल में हमने ह्यूमन का एम्ब्रियो लिया. तो हम देख रहे हैं ऑल हैव सेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सब एम्ब्रियोज़ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम है. ऑल हैव गिल्स इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज. सबके अंदर गिल है. तो जब सब चीज़ एक जैसी है तो सबके ऑफस्प्रिंग अलग अलग क्यों हैं? फ़िश का ऑफस्प्रिंग फ़िश और एम्फीबिया का फ्रॉग और रेप्टिलिया का स्नेक और एविस का बर्ड और ह्यूमन का ह्यूमन. तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह सामने आती है कि अगर हम देखें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन में टेल भी है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स भी हैं. तो पॉइंट ये आता है कि ह्यूमन का कोई भी एंसेस्टर आज तक कभी पानी में नहीं रहा तो उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स क्यों हैं? तो इसी बात पर जब ये बात देखी गई कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है अगर उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका जो एम्ब्रियो है वो शुरू की स्टेज में कुछ दिनों में फ़िश जैसा, उसके बाद फ्रॉग जैसा, रेप्टिलिया जैसा, एविस जैसा और फाइनली ह्यूमन जैसा डेवलप हो जाता है. तो शुरू के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन कितनी स्टेज रिपीट करेगा? 1 2 3 4. इसी तरीके से एविस को अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो उसकी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एविस को 1 फिश, सेकंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, 3 स्टेज को रिपीट करना पड़ता है. इसी तरीके से हम देखें रेप्टाइल्स को अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में फ़िश को और एम्फीबिया को रिपीट करना पड़ता है और एम्फीबिया को एक ही स्टेज रिपीट करनी पड़ती है फ़िश. जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉग का जो ऑफस्प्रिंग होता है स्टार्टिंग में टैडपोल, जो बिल्कुल सिमिलर होता है फ़िश के तरह, उसमें गिल्स भी होती हैं, उसमें टेल्स भी होती हैं. तो इस तरीके से इसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हर एनिमल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके जितने भी अर्लियर एंसेस्टर हैं उनके डेवलपमेंट को रिपीट करता है. तो ये है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. इसको ध्यान से देख लें पूरा प्रोसेस. ये पूरा प्रोसेस है. पहले फ़िश लिखेंगे, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया. इसके बाद नीचे लिखेंगे सेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फिर इसके बाद लिखेंगे ऑल हैव गिल्स. इसके बाद लिखेंगे ऑल कंटेन टेल इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज. एंड फाइनली फ़िश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड एंड ह्यूमन. तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस, होमोलॉजस ऑर्गन. होमोलॉजस ऑर्गन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं. देखें जैसे हॉर्स लेग, बैट विंग, वेल, फ्लीपर एंड ह्यूमन हैंड. तो देखें ये चारों डायग्राम यहाँ पर बने हुए हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन हैंड जो है वो
देखें हॉर्स लेग, ये जो हॉर्स लेग है ये मॉडिफाई हो रहा है रनिंग में, बैट विंग मॉडिफाई हो रहा है फ्लाइंग में, और वेल फ्लीपर मॉडिफाइंग हो रहा है स्विमिंग में, और ह्यूमन हैंड मॉडिफाइंग हो रहा है होल्डिंग में। तो इसका मतलब ये हो गया द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्म डिसिमिलर फंक्शंस आर नोन एज होमोलॉजस ऑर्गन। क्या मतलब हुआ, जैसे हम देख रहे हैं कि ये सभी ऑर्गन बोन्स के बने हुए हैं, तो ओरिजिन इनकी सिमिलर हो गई, बोनी हो गए, लेकिन ये सभी अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हॉर्स का लेग रनिंग में मॉडिफाई हुआ, बैट का विंग जो कि बोन्स का बना था फ्लाइंग में मॉडिफाई हुआ, वेल का फ्लीपर स्विमिंग में मॉडिफाई हुआ, और ह्यूमन का हैंड होल्डिंग में मॉडिफाई हुआ। तो अब हम देखें द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्म डिसिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉजस ऑर्गन। द स्टडी ऑफ होमोलॉजस ऑर्गन इज called divergent evolution. It shows that the theory of adaptation, these mammals modify according to their habits. इसके बाद आता है बाई एनालॉजस ऑर्गन। तो देखें बाई एनालॉजस ऑर्गन इट्स स्टडी इज़ नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम देख रहे हैं ये है एक बटरफ्लाई के विंग जो हैं वो कार्टिलेज के बने हुए हैं, और हम देख रहे हैं ये बैट विंग जो बोन्स के बने हैं। तो इसका मतलब डिसिमिलर इन ओरिजिन, ये कार्टिलेज का बना है, ये बोन्स का बना है, बट दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, बटरफ्लाई फ्लाइंग और बैट विंग फ्लाइंग। सो ये हो गया हमारा एनालॉजस ऑर्गन। इसकी डेफिनेशन होगी द ऑर्गन विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनालॉजस ऑर्गन। द स्टडी ऑफ एनालॉजस ऑर्गन इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसी तरीके से हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल और है, जैसे एलिफेंट में जो एलिफेंट का टस्क जो सूंड होती है हम देखते हैं ये मसल की बनी हुई है, और ह्यूमन का जो हैंड है ये बोन्स का बना है। तो डिसिमिलर इन ओरिजिन हो गया बट दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एलिफेंट टस्क इज़ परफॉर्मिंग होल्डिंग द थिंग्स एंड ह्यूमन हैंड is also helpful in holding the things. So elephant tusk and human hand both are dissimilar in origin but perform same function, so they are called the example of analogous organ. इसके बाद हम देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन जो है सडन appearance of a new character due to affecting the genetic material or DNA is called mutation. Mutation theory is explained by Hugo de Vries. So Hugo de Vries is known as father of mutation. So in England, Manchester City, evening primrose Oenothera lamarckiana इसका scientific name था, was red in color, but it turned into permanently black in color. This is observed by Hugo de Vries, and he said the change is mutation. That's why Hugo de Vries is called father of mutation. तो हम देखेंगे यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट थे। सडन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर विच create a prominent new character is called mutation. तो म्यूटेशन थ्योरी में म्यूटेशन इज ए नंबर 1 पहला पॉइंट, म्यूटेशन इज ए सडन चेंज which cannot be reversible. दूसरा पॉइंट, it is helpful in formation of new species. तीसरा पॉइंट, म्यूटेशन नेवर डिसअपियर बाय क्रॉसिंग ओवर. फोर्थ पॉइंट, सेम म्यूटेशन may be observed in different individual. अब इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिएशन फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन. इट इज़ ऑफ 2 टाइप, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक. देखें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी कहते हैं और सिम्पैट्रिक को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी कहते हैं.
जियोग्राफिकल आइसोलेशन में हम देखेंगे जैसे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय है, तो इंडिया में जो लद्दाख में लाख मिलता है, जो छोटे कद का बैल मिलता है याक, हम देखते हैं वो इंडिया में मिलता है, चाइना में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंडिया से चाइना वो याक नहीं जा पाया, क्योंकि उसके इंडिया और चाइना के बीच में हिमालयन रेंज है जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट में जो एनिमल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं वो न्यूजीलैंड नहीं जा पाए, और जो न्यूजीलैंड के एनिमल हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। तो यहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल बैरियर होते हैं, जैसे यहाँ पर है समुद्र, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एनिमल एक दूसरी जगह पर नहीं जा पाए। और इंडिया और चाइना के बीच में जियोग्राफिकल बैरियर हिमालय आ गया। सो जब जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से स्पेसिएशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसके बाद हम देखें व्हेन ए पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली grow in a particular area and not capable to spread is called allopatric और geographical isolation। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे इंडियन याक could not reach to China due to Himalayan barrier, Australian ostrich could not New Zealand due to sea barrier। तो ये तो हमारा हो गया हमारा स्पेसिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इट इज़ कॉल्ड सिम्पेट्रिक आइसोलेशन। इन दिस टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज अकर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे साइबेरियन बर्ड्स रोटेट द अर्थ फॉर रिप्रोडक्शन एंड टेम्परेचर फैक्टर। सेकेंड, टॉर्टोइस मूव फ्रॉम द सी टू द लैंड्स फॉर लेइंग एग्स। तो हमने देखा जब रिप्रोडक्शन मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्पीसीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ चलती हैं, तब उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अभी हमने देखा यहाँ पर स्पेसिएशन के दो कारण हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन को हम एलोपैट्रिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम सिम्पेट्रिक भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, और इसी के साथ अब हम इवोल्यूशन को पार्ट 3 में आगे पढ़ेंगे। ओके, यहीं पर हम इसको अब हम यहाँ पर इस प्रोसेस को यहाँ पर रोकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट 3 इवोल्यूशन का आप लोग देखेंगे, उसमें मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू।